हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा कि परागण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से होता है। परागण के बारे में आपने जाना कि किसी पुष्प के नर जननांग अर्थात पुंकेसरों से पराग कणों के निकल करके उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया या स्थानांतरण परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। आपने जाना कि दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा होने की वजह से स्वपरागण पर ही वीडियो रोक दिया गया था। आज उसी का दूसरा पार्ट जो है वो परपरागण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे अधिकतम संख्या में लोग जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। आइए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में फल या बीज बनने के लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है। दो पादपों की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। तथा पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए
किसी साधन की आवश्यकता होती है, किसी साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पर परागण क्या है, मैंने आपको बताया है कि जब परागण के लिए किसी अन्य साधन या कारक पर निर्भर रहना पड़ता है, वो कारक जो है पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में भूमिका अदा करता है। और इस प्रकार का जो परागण है, इसके लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है। एक पौधा जिस पर परागकण स्थित होते हैं और दूसरा पौधा जिस पर जायांग यानी कि स्त्री केसर स्थित होता है। तो फल या बीज बनने के लिए, और फल या बीज मतलब निषेचन जब होगा तभी फल या बीज बनेगा, और उससे पहले उसकी जो क्रिया है वो परागण है। तो इसीलिए कम से कम दो पादपों की आवश्यकता होती है और परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो ये तो थी हमारी पर परागण की परिभाषा। आइए जानते हैं पर परागण कितने प्रकार से हो सकता है। पर परागण के कुछ प्रमुख विधियां या प्रकार। देखिए हमने परागण पढ़ा कि दो तरह का होता है, स्वपरागण और पर परागण। अब पर परागण जो है ये भी कई प्रकार से होता है, कई विधियां हैं इसकी। आइए देखते हैं कौन कौन सा परागण हो सकता है। सबसे पहला है हमारा कीट परागण। नंबर 1 कीट परागण। कीट परागण। नंबर 2 पे बात करेंगे वायु द्वारा परागण या वायु परागण। वायु परागण। नंबर 3 जल परागण। जल परागण। और नंबर 4 पर बात कर लेंगे जंतु परागण। जंतु परागण। तो ये परागण के कुछ मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं पर परागण हेडिंग भी इसको हटा देता हूं क्योंकि हमारी हेडिंग अब आएगी कीट परागण। क्या हेडिंग आएगी? कीट परागण। कीट परागण। आइए देखते हैं कीट परागण क्या है। कीट परागण या एंटोमोफिली, इसको एंटोमोफिली भी कहते हैं क्योंकि एंटम का मतलब होता है कीट। एंटोमोफिली कीट परागण या एंटोमोफिली। तो आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों पर विभिन्न प्रकार के कीट जो होते हैं मंडराते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इन कीटों में बर, मधुमक्खी, भंवरे, तितलियां और कुछ अन्य प्रकार की मक्खियां भी होती हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। तो कीट परागित पुष्प, कीट परागित
पुष्प बड़े रंगीन आकर्षक व मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद युक्त होते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे होते हैं। क्यों चिपचिपे होते हैं? कारण ये होता है इन पुष्पों के वर्तिकाग्र पर शर्करा मौजूद होती है, जिस कारण से ये चिपचिपे होते हैं। आइए उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा इसका नंबर 1 अंजीर, साल्विया और पीपल तथा आक आदि। ठीक है स्टूडेंट। अब साल्विया में कीट परागण के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको देख लेते हैं, साल्विया में कीट परागण। साल्विया में कीट परागण। आइए देखते हैं साल्विया में कीट परागण किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें, और साथ ही जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो एक बार लाइक करेंगे चैनल को। आइए देखते हैं साल्विया में परागणकर्ता की भूमिका कीट निभाते हैं। इस प्रकार से साल्विया में कीट परागण होता है। साल्विया में कीट परागण होता है। इसका पुष्प द्विओष्ठीय होता है। इसका पुष्प जो है कैसा होता है? द्विओष्ठीय होता है। और ऊपरी ओष्ठ जो होता है वो प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। तो लिख लेते हैं ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है।
प्रजनन की सुरक्षा करता है, जबकि निचला ओष्ठ मधुमक्खी, जो कि कीट ही है, मधुमक्खी यानी कि कीट को बैठने के लिए स्थान प्रदान करता है। बैठने हेतु स्थान प्रदान करता है। एवं इसके पुष्प प्रोटेंड्रस अर्थात प्रोटेंड्रस वो होता है जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर से पहले पाए जाते हैं। तो लिख देते हैं अर्थात पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व होने वाले होते हैं। होने वाले होते हैं। और साथ ही जो साल्विया का पुष्प होता है, इसमें पुंकेसर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो पुंकेसर होते हैं। इसमें पुंकेसर दो होते हैं और दोनों पुंकेसरों की बंध्यपालियां जो हैं, दोनों बंध्यपालियां मतलब स्टेरल पालियां जो हैं वो दलपंज के मुख पर स्थित होती हैं। बंध्यपालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है, जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है। देखिए, जो ये कीट होते हैं, कीट मकरंद के खोज में
जब दलपुंज की नली में जाते हैं तो नीचे वाली जो पाली होती है उसको भी धक्का लगता है। तो लिखते लिखते स्टूडेंट्स हम काफ़ी नीचे पहुंच चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसके बाद आगे लिखना हम शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए पहले इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप इनके नोट्स बनाते रहें। और नोट्स आप अवश्य बनाइए, क्योंकि नोट्स आपकी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। आइए आगे देखते हैं। तो जैसे ही निचले पाली को धक्का लगता है तो संयोजी का जो ऊपरा खंड होता है, धक्का लगने से संयोजी का संयोजी का ऊपरी खंड नीचे की ओर झुक जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है। नीचे की ओर झुक जाता है और दोनों अबंध परागकोश पालियां कीट से टकरा करके और दोनों अबंध परागकोश पालियां कीट से टकरा करके अपने परागकण से ऊपर बिखरा देती हैं। इसके ऊपर बिखरा देती हैं और जब कीट अन्य, तो इतनी जो प्रोसेस थी ये तो थी नरपुष्प के पास की। अब नरपुष्प के पास जब कीट के ऊपर परागकण जो होते हैं वो छिटक जाते हैं, तब कीट जो होता है किसी दूसरे परिपक्व पुष्प की ओर दौड़ता है, बिखरा देती हैं और कीट किसी अन्य परिपक्व अंडप वाले पुष्प में प्रवेश करता है। परिपक्व अंडप वाले पुष्प की ओर पुष्प में प्रवेश करता है तो नीचे की ओर झुके हुए ये देख लेते हैं एक बार।
झुके हुए, वर्तिकाग्र इस कीट की पीठ से, इस कीट की पीठ से पराग कण वर्तिकाग्र इस कीट की पीठ से पराग कणों को ग्रहण कर लेती है। ग्रहण कर लेती है, ठीक है। और इस प्रकार से साल्विया में कीट परागण की क्रिया पूरी होती है। कीट परागण की क्रिया पूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी साल्विया में कीट परागण की पूरी प्रक्रिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स आवश्यक रूप से बनाएं। साथ ही जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें। और अन्य जो भी आपके जान पहचान वाले यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल से पढ़ाई करने को प्रेरित करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए इरेज कर देते हैं इसे। अब ये कीट परागण हमने पूरा कर लिया स्टूडेंट। अब हम जानेंगे वायु परागण के बारे में। तो हमारी हेडिंग रहेगी वायु परागण या एनीमोफिली। एनीमोफिली, हाँ ठीक है, एनीमोफिली, वायु परागण या एनीमोफिली। ओके, आइए देखिए, अभी आपने कीट परागण में पढ़ा कि जब परागकर्ता की भूमिका कीट अदा करता है तब वह कीट परागण कहलाता है। जब परागण की क्रिया में वायु अहम भूमिका निभाती है, यानी कि जब वायु की वजह से परागण होता है, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए वायु परागण के बारे में एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। जब पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने का कार्य वायु के माध्यम से होता है। वायु के माध्यम से होता है। तो
इस प्रकार का परागण वायु परागण कहलाता है। व इस प्रकार परागित होने वाले पुष्प वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। वायु परागित पुष्प यानी कि एनेमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं। फ्लावर कहलाते हैं। इस प्रकार से परागित होने वाले पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए देखते हैं क्या विशेषता पाई जाती हैं। इस प्रकार परागित होने वाले पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। देखिए वायु क्या है, हल्की चीज़ों को ही तो उड़ा सकती है ना। तो नंबर 1 तो हो जाएगा कि वायु परागित पुष्प। आइए लिखते हैं नंबर 1, वायु परागित पुष्प छोटे, साथ ही सुंदर दिखने वाले, यानी कि आकर्षण ऐसे होते हैं। सुंदर ना दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले तो कीट परागण में भूमिका निभाते हैं। छोटे तो आकर्षण रहित, पुष्प छोटे, आकर्षण रहित और साथ ही एक लिंगी होते हैं। रहित व एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं और साथ ही या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं, साथ ही पत्तियों वाले भाग से ऊपर निकलते हैं। साथ ही पत्तियों वाले भाग से ऊपर निकलते हैं। ऊपर निकलते हैं, जैसे मक्का में, आप सभी ने देखा होगा मक्का जो होती है उसकी पत्तियां नीचे रहती हैं और पुष्पक्रम जो है कहाँ, बिल्कुल टॉप में ऊपर की तरफ होता है। हवा चलती है
तो ये आपस में टकराते हैं और इस तरह से परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और या फिर नई पत्तियां निकलने से पहले ही, नई पत्तियां निकलने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और ये दशा पाई जाती है जैसे पॉपुलर में। पॉपुलर का वृक्ष आपने देखा होगा, इसमें एक समय पर जब नई पत्तियां निकलती हैं उससे पहले ही फ्लावर आ जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। तो पहली दशा ये होती है, दोनों में परागण होता है। दूसरी प्रोसेस, बाह्य दल या दल होते ही नहीं है ज़्यादातर। नंबर 2, बाह्य दल या दल होते ही नहीं या फिर बहुत छोटे होते हैं। कौन? बाह्य दल या दल प्रायः होते नहीं हैं। या फिर बहुत छोटे पाए जाते हैं। बहुत छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकतर जो वायुपरागित फूल हैं इनमें होते ही नहीं है पराग, वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, जिससे कारण क्या है कि जिससे ये परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में रुकावट उत्पन्न ना कर सकें। तो ये लिखते हैं, जिससे ये परागकण, व वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। रुकावट ना बन सकें। तो 2 विशेषताएं तो ये हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। परागकोश में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। परागकोश में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि ये वायु तीव्र चलती है तो बहुत सारे परागकणों को उड़ाकर ले जाती है, जिनमें से काफ़ी सारे परागकण जो होते हैं वो गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो परागकोश में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लेते हैं। उत्पन्न होते हैं
क्योंकि 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 गंतव्य स्थान तक यानी कि वर्तिकाग्र तक, गंतव्य अर्थात वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारे परागकण वायु में मार्ग भटक जाते हैं। मार्ग भटक जाते हैं। ठीक है, बात को समझे। देखिए क्या है, तेज वायु चलेगी तो परागकण जो होते हैं बहुत सारे उड़ेंगे, जिनमें से कुछ परागकण जो होंगे वही अगले पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे और कुछ जो होते हैं वो इधर उधर गिर करके नष्ट हो जाते हैं। चौथी विशेषता क्या होती है परागकणों की? परागकण छोटे, हल्के एवं उड़ सकने वाले होते हैं। जिससे पर्याप्त समय तक वायु में तैरते रहते हैं। ठीक है, जब परागकण हल्के होंगे तो काफ़ी समय तक वायु इन्हें उड़ा सकती है, और अगर वजनदार होंगे तो वायु इन्हें अधिक समय तक उड़ा नहीं पाएगी। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो कहता है कि पुंकेसर के पुतंतु प्रायः लंबे और पतले होते हैं। आइए लिखते हैं, पुंकेसर के पुतंतु प्रायः लंबे एवं पतले होते हैं। जो कि पुष्प के बाहर निकले रहते हैं, जिससे ये हल्की वायु में भी वर्तिकाग्र तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। जैसे पॉपुलर में।
जैसे पॉपुलर में, जैसे पॉपुलर में, ठीक है। बहुत गर्मी है स्टूडेंट, गर्मी से अपना बचाव कीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान रखते रहिए। ऐसा ना हो गर्मी की वजह से आप पढ़ाई बंद कर दें, तो पढ़ाई को बिल्कुल बंद नहीं करना है हमें और लगातार डटे रहना है। आगे देखते हैं, इन पुष्पों का वर्तिकाग्र भी लंबा होता है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र भी लंबा होता है। वह पुष्प से बाहर निकला रहता है। कैसा निकला रहता है? देखिए, लंबा होता है तो पुष्प से बाहर निकला होता है। पुष्प से बाहर निकला रहता है। बाहर निकला रहता है तथा परागकणों को पकड़ने के लिए रोम भी पाए जाते हैं, यानी कि रोम युक्त भी होता है। रोम युक्त भी होता है। इसके उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। उदाहरण, पॉपुलर और मक्का। पॉपुलर और मक्का, पॉपुलर व मक्का आदि। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। पॉपुलर और मक्का आदि। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? कमेंट में ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी वीडियो देखें उस पर अपनी राय यानी कि कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, या आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर आप लिख सकते हैं कि समझ में आया है, या फिर अन्य कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हों वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कमेंट में असभ्य शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो स्टूडेंट, आप लोग इसका नोट्स बनाएं और साथ ही इनको बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको पूरी तरह से याद रहे। और हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, और इसी के साथ आज का इसे समाप्त करते हैं। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर watching।